ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। मित्रों, इनसाइट विद रागा के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने पिता कलामर्मज्ञ कोमल कोठारी के पद चिन्हों पर चलते हुए न केवल लोक संस्कृति को सहेजने का कार्य किया है, बल्कि 25 साल पहले कोमल जी द्वारा स्थापित थार डेजर्ट म्यूजियम को एक लिविंग म्यूजियम बनाने की अनवरत कोशिश की है। अरना झरना केवल मरुस्थल का संग्रहालय नहीं है, यह जीवन पद्धति का वह केंद्र है जहां मनुष्य प्रकृति और परंपरा के साथ संतुलन में जीता है। आज हमारे साथ है कुलदीप कोठारी। आइए हम उनसे जानेंगे इस डेजर्ट म्यूजियम के बारे में। सर, इनसाइट विद रागा में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच राघव जी। मैं आपके काम से बहुत प्रभावित हूँ, इस बारे में मैं आपसे मिला भी सही। अरना झरना में थार डेजर्ट म्यूजियम, जो अपने आप में एक लिविंग म्यूजियम जिसको आप कह सकते हैं, जिसको आप एक अपनी शब्द में क्या भी बोलते हैं, ये इसकी अवधारणा सर कैसे बनी होगी जब कोमल दा ने जब ये शुरुआत की होगी? किसी भी परिकल्पना के अंदर एक समय अवधि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और वो आपके पूर्व कार्यों से प्रभावित होता है। तो लगभग 1960 के दशक से जब उन्होंने लोक संस्कृति के बारे में अध्ययन चालू किया और विजयदान जी जब साथ में थे, तो उन्होंने लोकवाङ्मय से जुड़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम करते करते फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में काम किया और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से फिर जातियों को उन्होंने देखा। और विशेष तौर से उनका ये मानना था कि संगीत जो है वो दो तरह का है। एक वो संगीत जो आप अपने लिए गाते हैं, जैसे महिलाओं का शादी के अंदर गायन जो है, परंपरा जो है, वो लगभग उसमें उनको परफॉर्म करना है, लेकिन उनको उसके प्रतिफल में उनको किसी तरह का आमदनी नहीं होती है। और दूसरा जो गाने का तरीका है वो पेशेवर है। वो जाते हैं जो पेशेवर हैं, उन्होंने उस वाले हिस्से को टच किया और उसमें उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ चूँकि जजमानी प्रथा है और उस जजमानी प्रथा के माध्यम से इनका भरण पोषण होता है। जिस तरह हमारी कृषि व्यवस्था के अंदर 36 कौम की जो परिभाषा हम देखते हैं, क्योंकि ये 36 कौम शायद नहीं होती तो शायद हम पूरी व्यवस्था को चला नहीं सकते थे। तो उन 36 कौम में एक जाति जो है पेशेवर, वो गायन शैली वाले भी लोग आते हैं। तो ये लोक कला का जो अंश है वो उन लोगों के पास है। तो वहीं से उनका जो, और जब वो उन्होंने किया ये सब काम, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी करी, गाने के बारे में जानकारी करी, तो उनको लगा कि मैं इसको बहुत और गहराई से समझना चाहता हूँ और केवल गाने तक सीमित नहीं रह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी हासिल करी। और उनका पहला ही जब म्यूज़िक के अंदर एंट्री हुई तो उन्होंने देखा कि कुछ संगीत के वाद्य यंत्र खाने के यानी रसोई से निकल के आ रहे हैं। हाँ। किचन, जैसे चीपिया, घड़ा और इस तरह के कई सारे जो वाद्य यंत्र थे वो किचन से आए। तो वो किचन में चले गए। जब किचन में चले गए तो वहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी मिले और खान पान भी मिला। तो उनकी जो शोध कार्य थे वो अनवरत एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ नए अध्याय जुड़ते चले गए और पुरानों का उसमें सपोर्ट मिलता चला गया, तो बेस बनता चला गया। तो इस तरह से खाने पे उनका जो बहुत ही मतलब म्यूजिक को तो वो करते ही रहे, लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में उन्होंने करीबन 30,000 से ज़्यादा गांव घूमे, तो जब वो गांव घूमे तो उनको हर चीज़ के बारे में पता था। ये 30,000 से ज़्यादा गांव, मतलब 1960 के बाद से 2000 तक की यात्रा के अंदर उनकी 3 महीने तक वो फील्ड में जब रिसर्च के साथ घूमते थे। ये गांव बेसिकली कहाँ? जैसलमेर, बाड़मेर के अलावा पूरा मेवाड़ भी कवर किया है और हड़ौती वगैरह ये वाले पूरे क्षेत्रों में गए, लेकिन अधिकांश एरिया चूंकि वो लंगा का था, उनका पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र, चूंकि पश्चिमी राजस्थान खुद रहते थे यहाँ पे, तो ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के लोग बाग उनके संपर्क में ज़्यादा है। उनको रिकॉर्ड ज़्यादा कर पाए। उनका पर्पस केवल उनका 1-2 गाना रिकॉर्ड करना नहीं था, बल्कि विस्तार से उसको कैसे रिकॉर्ड किया, जिसको हम रेपर्टवार कहते हैं। और एक रेपर्टवार का मतलब ये है कि जैसे मान लो यदि कोई भी गाने वाली व्यावसायिक कम्युनिटी है या पेशेवर कम्युनिटी, जैसे मांगनियार है, तो मांगनियार हर मौके पे गाता है। वो 3 तो प्रमुख जो हमारे पड़ाव मानते हैं, जन्म, मरण और परम, वहाँ तो गाते ही हैं। फिर एक एनुअल साइकिल पूरी चलती है जिसमें ऋतु भी आ रही है, मेहमान भी आ रहे हैं, सब कोई आ रहे हैं। तो वो जो
संकलन है वो उनका अनवरत बढ़ता ही चला गया। और ये इसमें फिर कथा, गाथा, वार्ता, गीत तक ही सीमित नहीं रह गया, क्योंकि ये लगभग एक मनोरंजन का काम करते थे अधिकांश। मनोरंजन, तो मनोरंजन में बहुत सारी चीज़ें थी। वो खाली एक गाना गा के बैठ जाएगा ऐसा नहीं होता, पूरी रात बातों में निकाल देते, कहानियों किस्सों में निकाल देते, क्योंकि इनकी मेमोरी थी। इनके पास बिल्कुल जैसे हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, लगभग उस तरह की हार्ड डिस्क इनके पास कई टेराबाइट्स की होगी। मेरे ख्याल से उन्होंने हाथ से लिखना भी शुरू किया था उस वक्त, किसने? कि हर संगीतकार के बारे, हर म्यूजिशियन के हाँ, बारे में। वो तो उनका अध्ययन का क्षेत्र ही रहा। और फिर उसमें जितने स्कॉलर्स, कम से कम 150 से ज्यादा स्कॉलर्स वर्ल्ड वाइड अलग अलग अच्छा, उनके पास आते थे। वो उनके साथ मिलके काम करते थे, क्योंकि उन लोगों के लिए जो बाहर से आता है उसके लिए भाषा एक बड़ा व्यवधान है, तो वो उनका सहारा लेते थे। और वो भी चूंकि उनके पास नॉलेज था, तो वो उनके साथ जोड़ के पूरे क्षेत्रों में घूमना और उनके बारे में रिकॉर्ड करना, चाहे वो पाबू पड़ से संबंधित हो या लांगा मांगनियार से संबंधित हो, ढाडी हो, दमामी हो, मिरासी हो, या जितनी कम्युनिटीज जिनमें पेशे से गाने की परंपरा है, क्योंकि उन्हीं के पास रेपर्टवार मिलती थी। और एक एक जने की, यदि हम 40 से ज्यादा ऐसी पेशेवर जातियां हैं राजस्थान के अंदर जो जजमानी प्रथा का हिस्सा है, और आज भी उनके यहाँ लोग बाग ये जा रहे हैं, मतलब उनसे ये काम के लिए जाते हैं। ये काम लेकिन के मैं लिए। ये मानता हूँ कि कोमल दा का जो कार्य मैं समझ पाया हूँ, उन्होंने उन लोगों को एक प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की। जहां तक मेरा है कि अपनी म्यूजिक को उन्होंने एक पहचान देने की कोशिश की, कि आप एक गांव तक, जैसे आप जजमानी प्रथा बोल रहे हैं कि आप केवल शादी ब्याह के ही लायक नहीं हो, आप बड़े उसके beyond प्रोग्राम, के। आप कंसर्ट भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से उनको पहला पड़ाव वहीं से मिला, उन्होंने ही दिया होगा, बिल्कुल, जहां तक मेरा निश्चित रूप मानना से है। आपका बिल्कुल सोचना उसी क्रम में है। और मैं आपको ये बता दूं कि संगीत तो उन्होंने अपने 20 साल का अनुभव उन्होंने उन लोगों के साथ रह के जिया है, सीखा, जिया है। जिया और सीखा। सीखने के बाद ऐसी एक समय आया जब वो देने की स्थिति में आने लगा। वो लोगों को कुछ दे सकते थे, उनको बता सकते थे कि तुम्हारी परिभाषाओं में ये चीजें कमी है, वो कमी है। चीजें उन्हीं की थी, उसमें कोई नई वोकेबलरी भी नहीं डाली उन्होंने। कहा वोकेबलरी तुम्हारी रहेगी, गणित तुम्हारी रहेगी, सब कुछ संगीत का जो बेस है वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन तुमको इस चीज को इस तरह से करना है ताकि तुम उसमें अपनी चीज को और निखर के कर सको। इस बात का उदाहरण हमको बाद में कई लोगों से मिला कि कोमला खाली गाना सुनते ही नहीं थे, वो ये कहते थे कि इस चीज को 3 रागों में गाना है तो कैसे गाएंगे आप? अच्छा, एक ही चीज को। तो वो इंस्टेंटली उनको करना पड़ता था, बट दे वर सो परफेक्ट कि वो लोग बड़े आराम से उसको करते थे। तो एक ही चीज को 3 रागों में गा रहे हैं, जबकि परंपरा में इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उससे क्या हुआ, उनमें निखार आने लगा। और फिर उन्होंने विशेष तौर से एक जो बहुत ही बड़ा काम जो इतिहास में हुआ है उनके समय में, उन्होंने हारमोनियम को कभी भी इन पेशेवर जातियों के नजदीक नहीं लाने दिया। अच्छा, हारमोनियम को दूर रखा, बिल्कुल दूर रखा, क्योंकि हारमोनी जो है वो हमारा यूरोपियन साज है, और हारमोनी हमारे संगीत का कहीं कोई उसके उद्भव में या उसके बनाने में उसकी कोई रोल नहीं है। क्योंकि बजाने में आसान है, इसलिए वो अपने जो तार के वाद्य हैं वो लोग काम में नहीं ले रहे थे। और ये उस वक्त भी यही समस्या थी, और अधिकांश लोग बाग हारमोनियम पे शिफ्ट हो चुके थे, और वो हारमोनियम पे चाहे भले कितना भी अच्छा गाने वाला है उसको अंदर नहीं आने देते थे। अच्छा, वो कहते थे यदि कमाइशे पे आना है तो मेरे पास आओ। तो जब चूंकि विकास हुआ तो सब लोगों को लगा यार हम भी जाके, क्योंकि मूल बेस तो वही था, उनका जो बेस इंस्ट्रूमेंट है मंगनियार का वही था। वो कमाइचा है, लंगाओं का वो सारंगी है। अब सारंगी में भी प्यालेदार और अलग अलग तरह की सारंगियां हैं, सिंधी सारंगी जो मूलतः सिंधी सारंगी है। तो उसमें वो लोगों ने, उन लोगों ने उनकी माहिर हासिल थी, और जो लोग बजा सकते थे वो बहुत अच्छा बजा रहे थे, और गाने वाले अच्छा गा रहे थे। तो वो इस तरह से, गाने वाला भले ही यदि कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जानता है डजंट मैटर, बट बजाने वाला शुड बी परफेक्ट। तो वो इस तरह से उन्होंने अपनी जितनी रेपर्टवार रिकॉर्ड करी वो हारमोनियम के साथ नहीं और तार वाद्यों के साथ की। इसलिए ये तार वाद्य लगभग 6 दशक तक अपने आप सर्वाइव कर गए। अदरवाइज ये 2070 मतलब 1970 तक ये चीजें खत्म हो चुकी होती। जैसे ढाडी की जो सारंगी है वो उनको जीवन काल में मिली नहीं, क्योंकि जब वो काम उन्होंने प्रारंभ किया तब ढाडी सारंगी निकल चुकी थी। और ढाडी हैं ये जाटों के राव हैं, तो उनके पास सारंगी होती थी, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा बजाते थे। और दिल्ली दरबान जो सारंगी श्रेष्ठ क्लासिकल म्यूजिशियन के पास थी उस दर्जे की थी, पर वो ढूंढ ली उन्होंने। किसी ने कहा साहब इस गांव में मिलेगी, उस गांव में मिलेगी, तो
वो फाइनली नहीं मिल पाई। सर मैं तो आपका इतना ये चीज सुन के ही बड़ा हतप्रभ हूँ कि कैसे उन्होंने इन चीजों को सब सहेजा तो होगा, उन्होंने कितनी जब मेहनत ये उन्होंने। जब प्रतिबंध लगा दिया कि तुम इस तरह का काम नहीं नहीं करोगे। करोगे, तब उसने कई नए लोगों को सीखने के लिए बाध्य किया, और बाध्य करने से इनके संगीत में जो इम्प्रूवमेंट हुआ। सी आदमी अकेला होता है तो किसके साथ गाएगा, इसके साथ है। लेकिन साज यदि आपके पास है तो आप दिन भर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जो आप बजा सकते हैं वो गा भी सकते हैं। तो ये वाइस वर्सा है, तो एक अकम्पनीमेंट आपके साथ में है जो आपके कहने सुनने में है। आप जितना बजा रहे हैं उतना गा रहे हैं। यदि आपने अच्छा बजा लिया तो आपने अच्छा गा लिया, आपने अच्छा नहीं बजाया तो अच्छा नहीं गाया। तो इस तरह से ये जो सामंजस्य गाने वाले लोगों के बीच में था वो काफी इसमें परिपक्व हुआ। तो उन्होंने तो काम जैसे 6 के दशक में 1960 के दशक में किया था। प्रारंभ अब में। आप तो उसके बाद आए होंगे हाँ, इस धरती हाँ, पर। हाँ, हाँ। तो आपने कैसे इसमें अपने को उतार, क्योंकि आपने 100 करीब देशों की यात्राएं कर चुके हो आप इन गायन कलाकारों के साथ। तो वहां उनका कैसा प्रभाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उनकी मेहनत अब रंग ला रही है? बिल्कुल ला रही है और आज भी ला रही है। और ये चूंकि ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है, ये एक दिन में कोई भी आप चाहोगे कि बन नहीं सकता। तो आपको एक अनवरत एक सहज रूप से जो कुछ हो रहा है उसके अंदर आपको रम जाना पड़ता है, और वहीं से आपको चीज़ों को पता लगता है। अनेकों विदेश यात्राओं के दौरान हम 5-5, 6-6 घंटे, जैसे हम लोग तमिलनाडु गए तो फिर वहाँ कन्याकुमारी गए तो 5 घंटे में एक मांगनियार हैं बीसू के चानन खान, बेहद अच्छी स्मृति और बजाने वाले श्रेष्ठ कमायचा साकर जी के बाद उन्हीं का नंबर है। तो उनसे मैंने जमीन के उद्भव के बारे में 5 घंटे की रिकॉर्डिंग करी, 5 आवर्स में, और उन्होंने बड़ा साइंटिफिक वे में बताया कि धरती से सूरज की कितनी दूरी है, चांद की कितनी दूरी है, और किस तरह से ये पृथ्वी का उद्भव हुआ है। इस पूरी के 5 घंटे की रिकॉर्डिंग उन्होंने मेरे को सुनाई। तो हम लोग क्या करते थे इस तरह से, क्योंकि हमको भी ज्ञान बढ़ाना होता है, हम कोई सीखे हुए तो है नहीं, तो हमने भी इस तरह से इन लोगों के साथ मिल के बातचीत करके मौके मौके पे पूछते थे, ये कहानी, ये किस्सा, जहाँ गाना है वहाँ गाना, जहाँ किस्सा है जहाँ किस्सा, कहानी है वहाँ कहानी। अद्भुत कहानियाँ, अद्भुत इनके पास नैरेटिव्स हैं, हर बात के ऊपर ये कुछ कविता कर सकते हैं। इतनी पावरफुल, मेरे को नहीं लगता कि कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पर इतनी विद्वता आना ये पीढ़ियों से ही आ सकती है, जिनकी 40-50 पीढ़ियां इस परंपरा को निभा रही है। तो नेचुरली वो कई बार मैं ये देखता हूँ कि जैसे एक तो होता ना, किसी गाने वाले को बुला लो, पैसे देके बुला लो, एक तो वो इज्जत होती है। एक आज कंसर्ट में बड़े सम्मानजनक तरीके से आप जब उन्हें विदेश में ले जाते हैं तो आपको क्या लगता है, उनका क्या रुतबा रहता है? एक तो पहले वाली स्थिति जो आप 60 से पहले की, और एक आज की स्थिति में इन गाने वाले लोक कलाकारों के प्रति इज्जत बढ़ी है विदेशों में? बिल्कुल, निश्चित रूप से, और वो इस स्तर तक बढ़ी है क्योंकि संगीत की जो बारीकियां हैं, और ये बारीकियां चूंकि लोक के अंदर क्या है कि बहुत सिंपल विचरण है, मतलब कहीं से कहीं चले जाएंगे। जैसे आप सोरठ गाते हुए उसकी मलारी में चले घुस गए, कहीं से कहीं घुस गए, अब वहाँ प्योरिटी नहीं है। मतलब प्योरिटी किसको कहेंगे? प्योरिटी ये भी है कि आप सब चीज़ों को मैनेज करते हुए निकल रहे हैं, ये भी एक प्योरिटी है, क्योंकि आपने उस बात को भी रखा, इसको भी रखा, इसे। तो इस तरह से उनके जो गाने की जो परंपराएं हैं वो इतनी सुदृढ़, और चूंकि परकशन के ये लोग बहुत मतलब स्ट्रिंग तो थी, लेकिन परकशन भी इनका बहुत, मतलब ढोलक, ढोलक इनकी मुख्य साज रही। तो उससे ये लोग काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी लाए, और कुछ कुछ चीज़ें ऑर्केस्ट्रा बढ़ा भी। 50 साल में एक तरह का ऑर्केस्ट्रा बढ़ा भी। खड़ताल 50 साल पहले नहीं थी, ढोलक 50 साल पहले नहीं थी। तो उस वक्त उनका सपोर्टिंग साज क्या होता था? अब ये सुन के आपको और भी आश्चर्य होगा कि इनके जो साज के अंदर है वो रिदम इसके खुद में ही पड़ी हुई है। ओके। जब आप बजा रहे हैं उसी में वो घुंघरू बजेंगे, तो ये जो है ये उसके रिदम उसको बीट दे रहा है। ओके। ये बीट दे रहा है। कल परसों ही मैंने देखा, सारंगी का तो मेरे को पता था, कल अलगोजा बज रहा था, हबीब खान लंगा करके यहाँ राबड़िया का रहने वाला है, वो बजा रहा था। तो मैंने कहा ढोलक बंद कर, और लिटरली उसने कहीं एहसास नहीं होने दिया कि ढोलक क्यों ना जरूरत नहीं क्यों नहीं बजी। अच्छा, अब ढोलक यदि दूसरा बजाएगा तो हो सकता है कि वो उसको मैच कराने के चक्कर में अपनी भाषा भूल जाएगा। तो वो खुद ही जब कर रहा था तो वो बहुत ही सुंदर था। तो ये कहने का अर्थ है कि प्योरिटी वहाँ है जहाँ आप तार के वाद्य के साथ में रिदम भी अपने आप डेवलप कर रहे हैं। और अधिकांश परंपराएं जो हमारी बनी हैं वो इन्हीं के साथ बनी है।
तो क्या अपन ने, जैसे आपने अर्ना जर्ना द डेजर्ट म्यूजियम है आपका, जिसको आप शायद एथोगरियम क्या नाम एथनोग्राफिक म्यूजियम है, एथनोग्राफी से रिलेटेड है, है? जो जीवन से लेन देन, खान पान, रहन सहन, हाँ। इन सारी बातों की चर्चा करता तो है। वहां पे कैसे पहुंचा जा सकता है एक आम आदमी अगर वहां पे, हम्म। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कुछ लोगों की पहुंच से दूर है। हाँ, नहीं इसमें एक तो ये है कि मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाके चालू करता हूँ, क्योंकि ये जो मैंने म्यूजिक की बात आपको बताई, तो वहां से उनको खान पान के बारे में पता लगा। तो उनका ये मानना रहा, मतलब काफी समय तक 85 में बाजरा कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें कपिलावात सेन भी आई, बड़े बड़े लोग आए, सब लोगों ने बैठा, हफ्ते भर की कॉन्फ्रेंस थी, 200 लोग गांव के लोग थे और चर्चाएं हुई उसके ऊपर, पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ। और उसके बाद उन्होंने वादा भी किया कि इसके ऊपर वो कुछ और आपको आर्थिक मदद करेंगे ताकि इसके ऊपर और विकास हो सके, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर, उनके मन में एक पीड़ा रही कि इसको कैसे किया जाए। तो उन्होंने राजस्थान को समझने के लिए, चूंकि वो सांस्कृतिक अनुसंधान और शोध तो चल ही रहा था, लेकिन इसको और एक अलग मेथड के माध्यम से किस तरह से पढ़ा जाए, उसको एक स्थापित करने के लिए उनका जो मुख्य ध्येय बना इस म्यूजियम के लिए, वो ये बना कि वो ये कह रहे हैं कि संस्कृति को किसी सीमा के अंतर्गत नहीं पढ़ा जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। तो लोगों को ये हुआ, जैसे आप यदि बोलें कि मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, डुडाड़ी, यदि यहाँ के लोग बाग ज्यादातर ये मानते हैं कि ये कल्चरल जोन्स हैं, बट ये कल्चरल जोन्स नहीं। वो ये कहते हैं, तो फिर पूछा कि भाई कल्चरल जोन क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारा जो फूड है वो हमारा कल्चरल जोन है, बेसिकली बेसिक। तो वो क्यों है फूड जोन? क्योंकि हमारी जब फसलें पैदा होती है, उसके बाद ही आप देखें हमारे यहाँ सारी सामाजिक गतिविधियां होती है, शादी ब्याह, मेले, जितने भी तरह के आप अनुष्ठान देखेंगे, वो आपके फूड के बाद चालू होते हैं। तो संस्कृति कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फूड से। उसका जगह से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने राजस्थान को 3 भागों में बांटा, और ये 3 भाग उसमें बाजरा, मक्का और ज्वार है। वो कहते हैं राजस्थान को यदि संस्कृति से देखना है तो बाजरा की संस्कृति हो सकती है, मक्के की हो सकती है, ज्वार की हो सकती है, और कोई संस्कृति नहीं होगी। ओके। तो उन्होंने अपनी परिभाषा को यहाँ पे लाके सीमित किया। फिर उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि इसमें 5 ऐसे तत्व हैं जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो वो कौन से विषय हैं? वनस्पति, मेटल्स, धातु, लवण, और परावर्तित चीजें जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे मिट्टी और गोबर को लगाना। तो इस तरह के जो भी परिवर्तन करके हम चीज को बनाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और 5वां एनिमल। अब इसमें से यदि हम एक भी कम करें तो ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं। ओके। जानवर को कम कर दें तो मतलब इंसान का जीवन इसी पर टिका हुआ है। इससे आप इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं, डिनाई नहीं कर सकते। इतनी उन्होंने उसको बांध दिया अपने फॉर्मूले में। और फिर उन्होंने सबसे अंतिम पंक्ति में, अंतिम तीसरा जो लेवल था, तीसरे लेवल में उन्होंने कहा कि एक दैनिक जीवन की वस्तु होनी चाहिए। अब वो दैनिक वस्तु क्या हो सकती है? झाड़ू। कहाँ से आता है? वनस्पति से। और वनस्पति जो है आपके तीनों ही जो अन्न क्षेत्र हैं जो सिंचित नहीं है, असिंचित हैं, जिसको हम नॉन इरिगेटेड क्रॉप्स बोलते हैं, वहां पे आपको देखना है। तो झाड़ू दैनिक जीवन की चीज है, वनस्पति से आ रहा है। ऊपर आपको बाजरा, मक्का और ज्वार में देखना है। 180 झाड़ू हमने घूम के इकट्ठे किए, तरह के क्योंकि पूरे मारवाड़ में राजस्थान को कवर किया पूरा। उसमें राजस्थान को डिवाइड किया ना, क्योंकि 2/3 हिस्सा बाजरे का है राजस्थान में, और 1/3 के अंदर आपका बाजरा, साउथ के अंदर मक्का और ज्वार, दो, ये 3 ही हमारे नॉन इरिगेटेड क्रॉप्स हैं। बाकी कड़धान में तो बहुत सारे हैं जो ट्राइबल एरियाज में वगैरह में खाते हैं। तो ये जो डिवीजन है उनके, ये डिवीजन उनका बहुत पावरफुल डिवीजन है, जो केवल ब्रूम का एग्जीबिशन नहीं है। ये यहाँ हम ब्रूम को ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसमें तो मानव जो अमूर्त संस्कृति उस झाड़ू के पीछे छिपी हुई है, चाहे उसको लक्ष्मी क्यों माना, उसको ठोकर नहीं लगानी, उसके विश्वास अविश्वास, जितनी चीजें उसके इर्द गिर्द, जो फोकलोर है उसके पीछे, वो इतना विशाल है कि उसको भी सब हमने रिकॉर्ड किया, और वो सब करके और फिर उसका एग्जीबिशन बनाया। तो हमारा ये कहने का अर्थ है कि
कि हमने लिविंग ट्रेडिशंस पे काम किया, क्योंकि यदि लिविंग ट्रेडिशन नहीं होता तो हम चर्चा कैसे करते लोगों से। आज यदि एक झाड़ू हम ले रहे हैं, मान लो हम एक पर्टिकुलर खींप का झाड़ू ले रहे हैं, तो वो एनिमल शेड एरिया में लग रहा है, या कैमल हर्डर्स हैं वो एक अलग तरह का झाड़ा काम में लेते हैं, उससे लग रहा है, तो वहाँ काम करने वालों ने भी इनकी अलग व्याख्या की है, और अलग अलग वो कहाँ उगते हैं, कैसे उगते हैं, वो रीजन वाइज, मतलब उससे एक एरिया पता लग गया और चीज culture, किस चीज से बना, वो भी कल्चर का पता लग गया, बायोडाइवर्सिटी का पता लग क्या गया। बात है। तो एक ही ऑब्जेक्ट ने इतना प्रकाश डाला। और अब कितने आप तरह के झाड़ू बताया था आपने? 180, Oh my God। और ये हमने कलेक्ट किए सर, ये और अभी इसके म्यूजियम में है? म्यूजियम में लगे हैं। अरे वाह। पूरी दुनिया में इस तरह की स्टडीज को वो कई उनके मित्र जो कैम्ब्रिज में हैं, या जो ऑक्सफोर्ड में हैं, या बर्कली में हैं, यूसीएलए में, वो ये कहते हैं कि कोमलदा का मेथडोलॉजी जो थी वो सर्वश्रेष्ठ थी पूरी दुनिया के अंदर। वो मेथडोलॉजी के लिए जाना जाते थे, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले यदि आपने उसका विधि विधान नहीं बनाया तो अच्छा कैसे होगा। मेरे ख्याल से ये ऐसा म्यूजियम है जहाँ मेरे ख्याल से हर साल विदेश से कितने लोग आते होंगे? देखिए, इसमें एकदम सडनली हम यदि कन्वेंशनल म्यूजियम के सापेक्ष देखें तो ये बहुत भिन्न है म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम शायद विश्व में कहीं नहीं होगा। कहीं नहीं है, क्योंकि इतनी चर्चा कोई नहीं करता, इतना डेप्थ में कोई नहीं जाता। लेकिन हम चूंकि इतने डेप्थ में हैं, तो इस डेप्थ को जब लोग बाग देखते हैं, समझते हैं, तो वो फिर आते हैं। तो इसमें साधारणतः गांव के लोग भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि यार, हम उनको बोलते हैं आपने झाड़ू देखा? झाड़ू कहीं है? झाड़ू तो कुछ भी नहीं है सर, मैं भी काम में ले हूँ, और आप क्या बात कर रहे हो। पर हमने कहा 180 झाड़ू देखे क्या आपने? नहीं नहीं सर, वो तो नहीं देखे। मैंने कहा आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना है, आपको देखना है, और इसमें कमी क्या है वो हमको बतानी है, ताकि और कुछ तो सुधार विकसित कर सकें उसको। तो इस तरह से हमारे म्यूजियम को लोगों ने बनने के बाद भी उसको परिपक्व किया है। क्या? तो इसमें केवल हमारा ही योगदान नहीं है, लोगों का योगदान है। तो ये म्यूजियम जो है कुल मिला के लोगों का म्यूजियम है। ये भले ही परिकल्पना उनकी होगी, लेकिन उसके मुख्य जो किरदार हैं वो आम व्यक्ति ही है। इस म्यूजियम में और क्या क्या होगा? अब ये हमें जो आदेश हुआ था, या हमें बताया गया कि आपको हर 2 साल में एक एग्जीबिशन करनी है। ठीक है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि हमको पहली एग्जीबिशन के लिए फोर्ड फाउंडेशन ने काफी आर्थिक मदद दी, तो हम चूंकि मदद अच्छी थी तो हम बड़े आराम से कर पाए। दूसरों के लिए इतनी मदद नहीं मिल पाई, तो हम उसको नहीं कर पाए उस मुस्तैदी से। लेकिन हमने वो कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा, वो विजन नहीं छोड़ा जिसको वो डिराइव कर रहे थे। जैसे हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारे पास 100 से ज़्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान में, दुनिया में किसी के पास नहीं। तो उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की को तो उन्होंने बिना डिवीजन स्टडीज के कर रखा था, हमने उसको डिवीजन स्टडी से भी जोड़ दिया कि बाजरा क्षेत्र के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, मक्का के कौन से हैं, ज्वार कौन से। अब हमारे लिए हमेशा जिंदगी भर ये जो 3 डिविजन्स हैं ये सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, और उसी के माध्यम से हम उसको पढ़ेंगे, और उसमें ही हमको और फर्दर डायमेंशंस मिल रहे हैं जो शायद वो भी नहीं खोज पाए उस वक्त, क्योंकि उनका विजन उस तरह का नहीं था कि वो किस तरह से उसको करें। कई बार ये भी होता है कि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किस वुड पे बन पाया है। हाँ, यस। तो बायोडाइवर्सिटी भी आ रही है उधर, तो वो वापस हमने रिविजिट किया। तो जैसे मान लो हमारे पास कलेक्शन है, तो हम उस कलेक्शन को लेके पूरा रिविजिट किया, जितना हम कर सकते थे, जितना हमारे पास सामर्थ्य था उससे देखे। लेकिन वो पहले से ही इतना अच्छा था कि उसमें और ये चीजें जोड़ दें तो और सुंदर हो जाएगा। ये इसकी केयरिंग कैसे होती है वहाँ पे, इतना सारा जब आपके पास? ये विषय तो बहुत कठिन है, क्योंकि राज्य सरकार और कोई भी आपको मदद नहीं कर रहा। नहीं, बात मदद नहीं करने की ना हमने कभी मांगी, क्योंकि होता क्या है इसमें, वो लोग जो लोग समझते हैं वो लोग खुद आगे आते हैं। फोर्ड फाउंडेशन से हमने मांगा नहीं था, हमने सिर्फ उनको बताया, उनको पता था, हमने बताया। उनके जो रिसर्चर्स आते थे, स्कॉलर्स आते थे, उन्होंने जाके वहां बताया और फिर उन्होंने हमको पैसा दिया। तो हमने मांगा नहीं, हमको मिला। अब ये चीज राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती? कोई अच्छा काम कर रहा है, यानी आप कोई पर्टिकुलर अच्छा काम कर रहे हैं, क्या मेरा दायित्व नहीं बनता है कि मैं आपको आके उसमें मदद करूं, मॉरल मदद भी करूं? मैं तो फॉरगेट कि आपको आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन मॉरल सपोर्ट तो कर सकते हो, वो भी सपोर्ट नहीं होता है। आज इतने साल हो गए, 20 साल हो गए 2023 से लेके अभी तक, पर हमको क्या पर्यटन की जो आरटीडीसी की साइट है उसमें नाम देना उचित नहीं होगा, जिसको यूनेस्को एक्रेडिटेशन है, दुनिया के सारे म्यूजियम, केबीसी में आ गया, प्लैनेट जो मैगजीन आती है उसमें आ गया,
लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया आप, और हमारे से क्या चाहते हैं कि हम उससे ज़्यादा करें, लेकिन वो सब चल रहा है। वो लोग सब दुनिया टॉप 10 म्यूजियम्स इन राजस्थान, इंडिया इज अरुणाचल। क्या बात है, बहुत बधाई। तो हमें खुशी इस बात की होती है कि ये लोगों का नॉलेज है सर, जिसमें सर मुझे कई बार लगता है, जैसे मैं एक बार आपके घर आया और मैंने आपके यहाँ जो संगीत का संग्रह देखा, मैं आपको बता दूं मैं भूल ही नहीं पाता हूँ उसको। जब वो दृश्य देखता हूँ कि आपके पास हजारों सीडियाँ, हजारों कैसेट्स और न जाने क्या क्या आपके पास रखे हैं, और मेरे ख्याल से उसको सहेजने की आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। पूरे भरसक प्रयत्न चल रहा है। प्रयत्न कर रहे हैं। हमने इंदिरा गांधी सेंटर प्रतिष्ठान जो है उनके साथ बात करी, 2014 में उन्होंने एक विशेष प्रोजेक्ट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि हम आर्थिक मदद देंगे और आपके ये सारे इसके साइट्स वगैरह सब बनेंगे। तो उसमें करीबन 1/3 मटेरियल जो है वो डिजिटलाइज हुआ। हमारी समस्या ये थी कि हमारे पास 60 साल पुरानी कैसेट थी, वो कैसेट चलने की स्थिति में नहीं, खराब हो गई। तो हमें ये डर था कि कहीं ये चीज़ें खत्म ना हो जाए। ये खत्म नहीं हो जाती, ये आवाज़ें खत्म हो जाती हैं हमेशा। बिल्कुल, जो 50-60 साल पहले आवाज़ थी, किसी 70 साल का बुड्ढा यदि कोई गा रहा है, वृद्ध व्यक्ति गा रहा है, तो आप देखिए कि वो 70 साल का है, 70 साल अब हो गए, तो 140 साल उसको अपने दादा और पिता का भी याद था। तो आप समझ लीजिए 250-300 साल तो आप इसी क्षण उसको भोग रहे हैं। कितने साल का संग्रह होगा ये लगभग 60 साल से वो। अच्छा, कितना मतलब कैसेट सीडी अगर सब मिलाए तो कितने होंगे? इसमें दोनों है, मतलब एनालॉग जो हम दो बोलते हैं, एनालॉग एंड डिस्क्रीट जो डिजिटल है, वो उसके अंदर 80-20 का फर्क है। 80% जो है एनालॉग है, स्पूल्स हैं 1000 से ज्यादा स्पूल्स हैं। ओके, और करीबन 12 से 15 हजार के बीच में रेंज करता है। तो आप कितने % अब तक डिजिटलाइजेशन हो चुका है? सौभाग्य से हमें फिर बाद में, जैसे हमने इंदिरा गांधी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ काम किया, उसके बाद हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज ने बहुत मदद करी और लगभग हमारा 10% कुछ बचा है अभी, बाकी सब हो गया और ये सब सुरक्षित जगह जाके पहुंच गया। अब हमारे यहाँ कभी खत्म भी हो गया तो हमें इस बात का डर नहीं है कि ये मिलेगा नहीं। क्या इसको आम आदमी भी सुन सकता है? कैसे इसको? देखिए, इसमें दो बातें हैं। आम आदमी इसलिए नहीं सुन पाता है क्योंकि वो एक एकेडमिक लेवल पे कलेक्शन हुए हैं, शोध के अंतर्गत किए। तो शोध में क्या होता है, उसको अनएडिटेड रहता है वो मटेरियल। जैसे फुटेज होती है ना, तो वो पूरी फुटेज है। अब जैसे हमारी हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें से आप कितना देना चाहेंगे वो आप तय करेंगे, लेकिन फुटेज तो पूरी है। तो हमारे पास इस तरह के फुटेज है जिनमें चर्चाएं भी हैं, हंसी मजाक भी है, तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। तो ये चूंकि इस तरह का मटेरियल, अब यहाँ से उसमें आप उसको प्रोडक्शन के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए उसको यदि ठीक से करके चला सकें तो और बेहतर। नहीं, कोई अगर इसको जैसे सुनना चाहे अलग से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिसको बहुत पुराना है, तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो लोग इस तरह के, और लोगों को इच्छा भी है, लेकिन हमें उस चीज़ को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके किसी न किसी फॉर्मेट में लाना और प्रकाशित करना, ये एक व्यवसाय से कम नहीं है। हम शोध करते करते एकदम व्यवसाय में जाने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि आप बोलेंगे तो ये कर दो, तो हम अब उसको पूरा उसका लॉजिस्टिक तैयार करो, वो करो, और फिर उसका जो ध्येय, जो क्योंकि संस्थाएं ज़्यादातर या तो एक्टिविज्म का काम करती है, बट वी आर मोर इनटू रिसर्च देन एक्टिविज्म। एक्टिविज्म साथ में हो रहा है। आज लांगा मांगनियार जितने भी लोग जो फादर से जुड़े हुए थे, वो कभी भी बीमार होते हैं तो रात को 2 बजे भी फ़ोन आता है, और 150 से 200 व्यक्तियों को हमको एम्स में या अलग जगह सांघवी साहब के या कहीं भी ले जाके हमको उनको भर्ती कराना होता है। अभी कितने म्यूजिशियन आपसे जुड़े हुए होंगे जो लोक कलाकार हैं? मैं तो उनको म्यूजिशियन बोलता हूँ एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सम्मानजनक शब्द। शायद सभी जुड़े हुए हैं। अभी किसके घर में बच्चा हो मेरे को पता है कल। अच्छा, तो एक तरह से उनके साथ आपके पारिवारिक संबंध पर है। 4थी और 5वीं पीढ़ी काम कर रही है। अच्छा, उनकी 4थी 5वीं हो गई, हमारी 2री 3री हो गई। क्या वो आर्थिक रूप से भी धीरे धीरे संपन्न हुआ है? देखिए, जजमान ने जो इस परंपरा को जिंदा रखा उसके लिए तो धन्यवाद है। सबसे पहले इनके जो संरक्षक हैं वो जजमानी प्रथा वाले लोग हैं, जो जिनके लिए एक सामाजिक जरूरत है, उनको ये बुलाना music को बुलाना जरूरी है। उसके बिना वो चीज़ संभव ही नहीं। वो शादी अधूरी है यदि वो संगीत प्रस्तुत नहीं हुआ, तो वो ढोल नहीं बजा, तो इस तरह से वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे आपको क्या तो लगता है? पहले ये था, फिर जो परफॉर्मिंग आर्ट ऑन स्टेज आए, ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज में बहुत फर्क है। वहाँ गाने की परंपरा बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपको 15 मिनट 20 मिनट गाने के मिल रहे हैं या 1 घंटा मिल रहा है, 10 घंटे कोई नहीं सुनता। लेकिन यही चीज़ आप गाँव में बैठे बैठे 7 दिन शादी है तो गाए ही जा रहे हो, तो क्या आप एक गाना गा के काम चला लोगे? आपको 100-200 गाने आने चाहिए।
स्टेज में तो पधारोनी मारे देश गा के आदमी अपना प्रोग्राम अंत कर सकता है। तो ये जो हमारे पास, हम बार बार ये कहते हैं, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई आपकी फरमाइश आधे प्रोग्राम के बाद में चालू होगी, उससे पहले नहीं। पहले नहीं। कोई कहेगा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, ये सब हमको पता है कहाँ बने, कैसे बने, क्यों बने, उसकी क्या महत्व है, क्यों मॉडर्नाइजेशन के अंदर ये इवॉल्व होते हैं, तो ये सब हो रहे हैं। लेकिन उनको जब पुरानी चीज़ सुनते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है, सब ये तो हमने कभी नहीं सुनी। तो कहने का अर्थ है कि आपको स्वाद तो दिलवाना पड़ता है लोगों को कि भाई आप ये भी सुनो, इसकी भी महत्व है। तो इससे नहीं होने से यंग जो नए जमाने के म्यूजिक के साथ जुड़ गए हैं वो तो आगे फलीभूत हो रहे हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र के हैं 60-70 साल के, उनके लिए हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है। तो उनके क्योंकि जीवन सरकारी गुजारे मदद के लिए पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। कई बार ललित पवार साहब थे, पवार साहब ने बहुत मदद करी, उन्होंने कॉलोनाइजेशंस में, याद आ रहा है मेरे को। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फादर जब भी कुछ कहते थे, और भी कई लोग हैं, मैं शायद नाम तो नहीं जानता, लेकिन कलेक्टर्स और जो भी रहे, अदिति मेहता वगैरह, मतलब देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव, दे रियली हेल्प दीज ट्रेडिशंस। इसको मैं बोलूँगा कि ये सौभाग्य है इन लोगों का कि इनको पूरी दुनिया के रिसर्चर्स ने पढ़ा, हिंदुस्तान के लोगों ने पढ़ा। रविशंकर जी और जॉर्ज हैरिसन 95 में यहाँ आके गए, पूरी रात इनको सुन के गए, जोधपुर के अंदर, जोधपुर अपने घर में पावटा बीटू रोड, और रुके वो उमेद भवन। तो फादर ने कहा दिन में कर दें आप, रात को। बोले जॉर्ज हैरिसन तो इतना फेमस है कि आपको पुलिस बुलानी पड़ेगी। रात को उनको बुला के फिर प्रोग्राम कराए। मतलब क्या म्यूजिक था, मतलब वो। अब हमारे, मैं सुनता भी नहीं हूँ, यूट्यूब नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे को दर्द होता है, क्योंकि मेरे को पता है कि जब हमारे पास इतना जो सोने में रोल कर रहा था, अब उसको आप यदि लोहा बताएंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं जैसे मैंने आपसे एक बार पहले भी बातचीत में बताया था कि मैं जब 90s के दशक में 1991 में बाड़मेर में नजर युवा केंद्र, मैंने बताया था काम करता था उस वक्त, मगराज जैन पद्मश्री, उन्होंने वहाँ में पहली बार मैंने इनको गाते हुए देखा जब वो वहाँ आते थे मिलने उनसे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत काम किया। लेकिन जब मैं राजस्थान पत्रिका से जुड़ा तो मैंने कोमल दास से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला, उन्हें भी सरकार ने पद्मश्री दिया। लेकिन कुल मिला के ये कि पहले ये दो, अब आज आप, कुछ और भी लोग होंगे जो इस काम में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बाद क्या हम इनको कोई ऐसा मुकाम, आज छोटी छोटी चीजें गा के स्टेज शो करके लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन ये जो मूल ख्याति है, जो मूल लोग हैं, मूल बेसिक कलाकार है, उनका कैसे गुजारा संभव होगा? क्या सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे वो लोग, एक फौजी को जो बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ता है, उसके लिए क्या सुविधाएं हैं, उसकी आधी सुविधाएं भी इनको मिल जाए तो ये किसी भी प्रोफेसर से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, संगीत के अंदर रविशंकर जी जिनका लोहा मान रहे हैं, यहूदी मैनन लोहा मान रहे हैं, पीटर ब्रुक लोहा मान रहे हैं, तो फिर ये कम कहाँ से हो गया? कम कैसे हो गया? तो ये तो हमारे लोगों में समझ चाहिए कि वो इनकी कद्र करें। जजमानी में जो कद्र हुई वो तो हुई है, उसी वजह से बचे रहे, नहीं तो शायद नहीं बचते। मुझे लगता है कि साल में 6 माह में एक बार या साल में एक बार इनका एक बड़ा कंसर्ट भी होना चाहिए। हाँ, कई जगहों पे, जैसे हमने रूपायन के इतिहास में करीबन 12 से 15 जिसको हम टैलेंट हंट बोलते हैं, वो पहले बच्चों के कैंप के रूप में मनाया जाता था। उसमें करीबन 150-200 बच्चे होते थे और सप्ताह भर वो लोग साथ रह के, बड़े छोटे सब आपस में साथ हैं। आई थिंक हमारा रोल जो है वो एक फैसिलिटेटर का भी है, कि आपने फैसिलिटेट किया कि भाई तुम सब आओ, बैठो, यहीं खाओ, यहीं पियो, यहीं दिन रात बजाओ। तो वो माहौल देने से हमको जो अच्छे, चाहे आज अनवर ले लें, खेता ले लें, या जितने भी सो कॉल्ड टॉप म्यूजिशियंस, दे ऑल 10-10, 12-12 साल के थे तब से वो हमारे साथ जुड़े हैं। और वो वहां से फिर उन्होंने अपनी फ्लाइट, मतलब संगीत को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। क्योंकि एक बाड़मेर का बच्चा जैसलमेर के साकर खान हमीरा में रहने वाले को कभी नहीं मिल सकता। तो आप यदि उसको उस बचपन में यदि मिला दे रहे हैं, तो आप उसको वो चीज़ उनको बचपन में दे रहे हो, बड़े होके नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम फैसिलिटेशन जो है ये ऑन रखें। जो भी संस्थाएं इसमें काम करती है, इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं, पहली बात, क्योंकि राजनीति होती फिर अलग अलग तरह के भाव पैदा होते हैं और लड़ाई झगड़े और बहुत सारी चीज़ें, तो हमको लगता है उससे दूर रहे। बिल्कुल इनफॉर्मल सेटिंग्स में बहुत अच्छे डेवलपमेंट होते हैं। और ये अभी भी मेरे आने के बाद मेरे को पता है कि
कि हमने कई बच्चों को शुरुआत से पकड़ के रखा एंड दे कम अप वेरी वेल। सर, आज आपके हाथ में इतनी बड़ी कमान है, तो आप, चूंकि अपनी बातचीत काफ़ी लंबी हुई, फिर भी एक मन में एक सवाल और अभी है कि अब इस मुकाम पर, जिस स्तर पर आप इस म्यूजियम को आगे ले जा रहे हैं, आपको इसका फ्यूचर कैसा लगता है? कैसे आप इसको आगे तक सहेज पाएंगे और आम समाज या सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? एक बात तो निश्चित है कि जो काम हम कर रहे हैं ये एक पूरी रेस नहीं है, रेस नहीं है, ये रिले रेस है। तो इसमें 400 मीटर है तो 100 मीटर मैं चलूंगा, 100 मीटर कोई और चलेगा। अब आप इसका उदाहरण भी ले लें, IIT जोधपुर जब हमारे यहाँ विजिट करता है तो वहाँ पे कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिया है वो हमारे घरेलू जानवरों के डंग से बना हुआ है। क्या बात 5 तरह के जानवर, चाहे भले घोड़ा ले लें, गधा ले लें, या ऊँट ले लें, बकरी ले लें, गाय ले लें, तो उनसे जो चीज़ें बनी वो हमने लगाई। तो उन्होंने कहा यार ये तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो उसके अंदर और खोज करना चाहते हैं। उन्होंने खोज करी, बहुत ज़बरदस्त खोज करी, और उसमें हम पूरी भागीदारी के साथ IIT जोधपुर IIT जोधपुर ने फिर हमने एक फ़िल्टर बनाया सर, जो वाटर फ़िल्टर है आज 100% बैक्टीरिया फ्री वाटर रिलीज़ कर रहा है। वो हर गांव के लिए इससे बढ़िया कोई वरदान मतलब मिल नहीं सकता। इतना बड़ा गिफ्ट है ये कि पानी जैसी व्यवस्था को आप बैक्टीरिया फ्री कर दें। एक सिंपल फिल्टर मार्केट में 10,000 से कम नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या गरीब आदमी कभी स्वच्छ पानी पिएगा ही नहीं? सही बात। तो वो हमारी ये जो इंडिजिनस नॉलेज की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आगे जाके IIT से जुड़ रही है, निफ्ट से जुड़ रही है, उनसे जुड़ रही है, तो ये शाखाएं हमारी फैलती जा रही है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम खाली ट्रेडिशनल काम करके हम अब खाली अपने में परिपूर्ण है, नहीं, इसके आगे भी जुड़ाव के हम रास्ते देखते हैं और मिलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही, ये मैंने बताया ना कि उनका डायनामिक रिसर्च है। रिसर्च डायनामिक होने का मतलब समय के ज़रूरत के हिसाब से वो उसको आप फैलाते हैं और उसको लोगों को अपने एम्ब्रेस करें, जोड़ें, जो भी इसमें जोड़ना चाहे। चाहे वो आज बायोडाइवर्सिटी को लेके 20 साल के अंदर अरुणाचल में हम कम से कम भी 70 प्लांट थे, केयर, कुमटी, सतावरी, गूगल, इस तरह के। आज वहाँ हमारे 2,500 से ज़्यादा प्लांट हैं और वहाँ पे 200 से ज़्यादा मोर रहते हैं और 15 किलो करीबन हम लोग अनाज एवरीडे डालते हैं। तो हमारा ये मानना है कि संस्कृति और प्रकृति का सामंजस्य यदि होगा, समागम होगा, तभी ये दुनिया चलेगी। समाज को भी आगे आना चाहिए और वो जुड़ते हैं, अलग अलग मुद्दों पे करते हैं, लेकिन एक पूरे विजन को यदि हम देख के यदि समझें तब शायद बात कुछ अलग होती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस काम में सरकार भी जरूर आगे आके आपका सहयोग करेगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, कई बार कहते हैं ना कि एक अनुभवशील या शोध करने वाला आदमी चला जाता है लेकिन उसका अनुभव अपन नहीं ले पाते, लेकिन आपने इस छाती को संभाल के रखा है, ये इस समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कुलदीप जी। और आप हमारे ये सब चीजें समाज के साथ रहने के बाद ही मिलती है, ये भी बता दूं। 20 साल पहले पत्रिका में था तब मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। आज ये है कि 200 तरह के प्लांट्स डेजर्ट के हमारे यहाँ उगे हैं और मैं हर घास देख के बता सकता हूँ कि कौन सा है। तो मुझे खुद को ये आश्चर्य होता है कि क्या मैंने ये सीखा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आखिर में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो बच्चों, जो इसकी प्राइमरी ऑडियंस है म्यूजियम की, वो बच्चे हैं। क्या बात, स्कूल्स के बच्चे हमारे यहाँ करीबन 70% जो स्कूल के बच्चे आते हैं, क्या बात, चाहे वो दिल्ली के हों, बेंगलोर के हों, कहीं के हों, वो आते हैं। तो वो जैसे यहाँ के लोकल बच्चे आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को लाते हैं और वहाँ पे हमारे जो केयर टेकर्स हैं उनको कहते हैं नरपत भैया आप रहने दो, हम बता देंगे इनको। यदि झाड़ू के बारे में वो बताएंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो बताएंगे, बाजरे के बारे में वो बताएंगे, पॉटरी के बारे में वो बताएंगे, पपेट्री के बारे में वो बताएंगे, तो फिर हमें क्या करना है? हमें तो यही तो ट्रांसफर करना है, मूल की नॉलेज, मूल को सबसे बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा काम है। और मैं समझता हूँ मेरे जो जितने भी श्रोता है इनसाइट विद रागा के, उनको आपके अनुभव का बहुत फायदा हुआ होगा और वे जरूर किसी न किसी जरिए से आपके म्यूजियम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अरुणा झरना स्थित, और आप यहाँ पधारे सर, काफी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत हमेशा हम तो चाहते हैं कि जितनी यंग जनरेशन है, वॉलंटियर्स, वो लोग सब जुड़े हैं इन कामों से। सी हमारे यहाँ वॉलंटियरिज्म यदि चालू करें तो उससे क्या होगा कि लोगों में अपने आप शिक्षा, पैसा दे के सिखाना कोई सिखाना नहीं होता, वो स्वतः ही सीखते हैं, आते हैं। हमारे यहाँ कई बच्चे जो 20-22 साल के जो गर्ल्स थे, वो लोग, उन्होंने रिसर्च किया और वो आज
एक ही साल में वो लोग सब विदेशों में फैल गए और उनकी बड़ी इज्जत हो रही है कि आप रूपायन में जाके आए, तो उनको एडमिशन मिल रहा है पिट्सबर्ग में, कनाडा में, कैम्ब्रिज में। तो हमारा कहने का मतलब हमारे जो विधि विधान और हमारे पास जो मटेरियल है वो इतना परिपक्व है कि उससे वो अपनी जीवन को बहुत अच्छे से चला सकता है। एक बार तो मेरे ख्याल से हर जोधपुर वासी को वहाँ जाना ही चाहिए और बिल्कुल, मैं तो विशेष अनुरोध रहेगा और लोगों को बताएं। और ये चूंकि हमें तो खुशी इस बात की होगी कि वो आके हमें कुछ देने वाले हैं, हम नहीं देने वाले हैं, वो हमको देने वाले हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये विषय उन्हीं के हैं उन्हीं का है जी। ये जमीन से उठा हुआ भी हाँ, सब वो उन्हीं दैनिक दिनचर्या में वो सब काम है। सर आपका हार्दिक आभार। थैंक यू आप यहाँ पधारे, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज का ये संवाद केवल जानकारी नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव रहा। आपने जिस सहजता से कोमल कोठारी की विरासत और अड़ना जड़ना के दर्शन को सामने रखा, उससे यह स्पष्ट कर दिया कि लोक संस्कृति अतीत का बोझ नहीं बल्कि वर्तमान का प्रकाश है और भविष्य का मार्ग। हम आशा करते हैं अड़ना जड़ना आने वाले समय में और अधिक लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने की प्रेरणा देगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व से। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।